हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए पार्ट प्रथम के अंतर्गत चलने वाले विषय माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं छत्र के संबंध में के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अर्थशास्त्र का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है और इसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष की आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हुए समूचे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के अध्ययन को हम लोग शामिल करते हैं। और इस प्रकार से अर्थशास्त्र के क्षेत्र को प्रमुख रूप से दो भागों में बांट करके हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार की सूक्ष्मतम इकाई यानी कि एक उपभोक्ता, एक वस्तु, एक फर्म, इस प्रकार से एक पर्टिकुलर इकाई की बात हम लोग करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक उसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूचे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन हम लोग करते हैं। जैसे एक राष्ट्र का उत्पादन, एक राष्ट्र की आय और किसी भी देश का उपभोग, यानी कि सामूहिक रूप से जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो जो एरिया है वो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से मानव की आर्थिक क्रियाओं और गतिविधियों में हम लोग जानते हैं कि निरंतर परिवर्तन होने की प्रवृत्ति बनी रहती है और इसी प्रवृत्ति के बने रहने से आर्थिक क्षेत्र का जो अध्ययन है उससे संबंधित जो विद्वान हैं, जिन्होंने जो विचार दिए हैं, उनमें बड़ा मतभेद देखने को मिलता है। उनमें कुछ विद्वान अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित मानते हैं, लेकिन कुछ बड़े ब्रॉड रूप में देखते हैं, विस्तृत रूप में इसको देखते हैं। जैसे कि एक अर्थशास्त्री हुए हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, नोबेल प्राइज जिनको मिला है, बड़े महान अर्थशास्त्री हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। तो उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में तीन बातों का समावेश होता है। तीन बातों का समावेश होता है। एक का सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, और दूसरा अर्थशास्त्र की प्रकृति, और तीसरा अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत क्या चीज शामिल है, यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन बातों का अध्ययन करते हैं, वो है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। और इस विषय सामग्री की जब हम लोग बात करें तो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जब 6 अर्थशास्त्री एक जगह बैठते हैं तो 7 मत निकल के सामने आते हैं। तो बड़े विस्तार रूप में मैं इसकी बात अपन आगे करेंगे। तो इस संबंध में कई दृष्टिकोण हैं, जैसे क्लासिकल दृष्टिकोण, कल्याणकारी दृष्टिकोण, रॉबिन्सन का दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। तो प्रारंभ में एक अर्थशास्त्री हुए हैं एडम स्मिथ, उनका कहना है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है, यानी कि एडम स्मिथ और उनके साथियों के अनुसार धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कही गई है। जैसे कि एडम स्मिथ और जेबीसे के कथन से यह भी स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, और इसी प्रकार का मत नील और वाकर ने भी दिया है। नील एक इकोनॉमिस्ट हैं और वाकर हैं, उन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया है। और वेल्टर जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के जो दोष थे उनका निराकरण करने के लिए अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का शास्त्र बताया है, भौतिक कल्याण के साथ जोड़ा है कल्याणकारी अर्थशास्त्रियों ने।
प्रोफेसर मार्शल पीगू आदि ने सामाजिक, वास्तविक एवं सामान्य व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में शामिल किया है। ठीक उसी प्रकार मार्शल मार्शल के अनुसार जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है, और इस प्रकार एक और धन का अध्ययन है मार्शल के अनुसार, दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य का अध्ययन इसमें शामिल है मार्शल के अनुसार। रॉबिन्सन के शब्दों में रॉबिन्सन ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साधनों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के बीच संबंध के रूप में करता है। इससे स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री न तो धन है और न केवल भौतिक कल्याण से संबंधित है, बल्कि ये मानवीय आर्थिक क्रियाएं हैं। बल्कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन सभी मानवीय क्रियाओं का समावेश होता है जिनका संबंध चयन करने से है और डिसीजन लेने से है। ऐसा मानना था प्रोफेसर रॉबिन्सन का। तो इस संबंध में क्लासिकल, कल्याणकारी और रॉबिन्सन और आधुनिक दृष्टिकोण, कई दृष्टिकोण शामिल हैं। कुल मिलाकर के इकोनॉमिक्स की विषय सामग्री को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं। 5 भाग कौन से? कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस, उपभोग। उपभोग के अंतर्गत क्या होता है? उपभोग के अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताएं और संतुष्टि को शामिल किया जाता है। यानी कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या हैं और उनसे संबंधित संतुष्टि जो है, उससे संबंधित जो नियम हैं, जो संबंधित सिद्धांत हैं, उस बात की हम लोग इसमें स्टडी करते हैं उपभोग के एरिया के अंतर्गत। और उत्पादन के अंतर्गत मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जानते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो इस उत्पादन को उत्पादित करने के लिए कौन से नियम होंगे, कौन से साधन होंगे, और उन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने में कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, इन सभी बातों की स्टडी करते हैं हम उत्पादन के क्षेत्र में। दूसरा है विनिमय। तो विनिमय के अंतर्गत क्रय विक्रय, मुद्रा, बैंकिंग, इन बातों का अध्ययन किया जाता है विनिमय के अंतर्गत। और वितरण के अंतर्गत क्या होगा, जो मैंने पहले आपको बताया, आपको उत्पादन किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, उत्पादन करने में जो साधन काम में आए हैं, उन साधनों को प्रतिफल के रूप में हमें कुछ देना पड़ता है। यानी कि उत्पादन करने में जो साधन काम में आए हैं, उन साधनों का प्रतिफल किस प्रकार से मिलेगा, उन साधनों के प्रतिफल के वितरण में कौन सी समस्याएं आती हैं, उनसे संबंधित कौन से सिद्धांत होंगे, कौन से नियम होंगे, उन चीजों का अध्ययन करते हैं हम वितरण के क्षेत्र में। तीसरा लास्ट है राजस्व। तो राजस्व के अंतर्गत क्या आएगा? देखिए, राजस्व के अंतर्गत देखिए, एक बात समझिए आप कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में एक देश या राज्य का हस्तक्षेप बढ़ गया है। किन में? आर्थिक क्रियाओं में। क्योंकि कोई भी देश और राज्य जो है वो जनता का कल्याण, यानी कि जनता के हितार्थ, यानी कि कल्याणकारी कार्य करना चाहता है, ये हम लोग जानते हैं। और इस कल्याणकारी कार्य करने के अंतर्गत उस देश को, उस राज्य को इनकम की आवश्यकता पड़ती है, आय की आवश्यकता पड़ती है। तो उस आय को जुटाने के लिए एक स्टेट या देश कौन से रिसोर्सेज का उपयोग करता है, और इस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर किस प्रकार से एक स्टेट और कंट्री जो है वो वे करता है। यानी कि आय और वे की जो बातें हैं वो इस राजस्व वाले क्षेत्र में हम लोग इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात आते ही हम लोग ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध, या यूं कहें कि अर्थशास्त्र क्या एक विज्ञान है अथवा नहीं। अगर विज्ञान है तो वो किस प्रकार का विज्ञान है? आध्यात्मिक विज्ञान है या वो वास्तविक विज्ञान है? तो
अर्थशास्त्र की प्रकृति की बात आती ही हम लोग ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र का और विज्ञान का संबंध के बारे में बात हो रही है, ऐसा मानिए इस चीज को। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत हम बात करेंगे क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, अगर विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है, और क्या अर्थशास्त्र एक कला है। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। तो इस संबंध में प्रोफेसर किन्स के अनुसार विज्ञान चूंकि ज्ञान का क्रमबद्ध संग्रह है जो कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है, इस तरह विज्ञान ज्ञान का वह भंडार है जिसमें शाश्वत अवलोकन तथा प्रयोग के द्वारा कारण और परिणाम का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। ये ऐसी बात कही है प्रोफेसर किन्स ने, और उनके कहे गए आधार पर अर्थशास्त्र को भी हम निम्न तर्कों के आधार पर, कुछ तर्क हैं, पर विज्ञान सिद्ध कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि अर्थशास्त्र में भी विज्ञान की विशेषताएं विद्यमान हैं। और वो कौन सी विशेषताएं विद्यमान हैं, देखिए आप। नंबर 1, अर्थशास्त्र में आर्थिक तथ्यों को क्रमबद्ध ढंग से एकत्रित किया जाता है। पहली बात तो ये विज्ञान की भांति, और उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण भी क्रमबद्ध होता है। जो भी तथ्य हैं उनका क्लासिफिकेशन और उनका एनालिसिस जो है वो क्रमबद्ध होता है साइंस की तरह। और इस रूप में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो भी एक साइंस की तरह है। दूसरा, अर्थशास्त्र में भी विज्ञान की भांति कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है और उनके निरीक्षण तथा परीक्षण द्वारा नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, जैसे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। हमारी इकोनॉमिक्स में हम लोग इसकी बात आगे बात करेंगे। सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग और पूर्ति का नियम, उत्पत्ति के नियम और जनसंख्या का सिद्धांत, इन सब की हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो तीसरा, अर्थशास्त्र में भी विज्ञान की भांति प्रयोग संभव है, जैसे कि संकलित तथ्यों का परीक्षण मुद्रा के मापदंड से किया जाता है और तथ्यों की सत्यता परखी जाती है। स्टैटिक सब हम लोग पढ़ेंगे जब आगे चल करके, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि जैसे ही डेटाज हैं उनको हम किस प्रकार से कलेक्शन करते हैं और फिर उनका जो परीक्षण है वो मुद्रा के मापदंड से किया जाता है। चौथा, अर्थशास्त्र में भी प्रयोगों से आर्थिक नियमों एवं सिद्धांतों की सत्यता को जान सकते हैं। तो ये कुछ एक बातें हैं जिनके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस जैसा विषय है। कुछ विद्वान अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के विरोध में तर्क प्रस्तुत करते हैं, विज्ञान नहीं मानते। उनके विरोध में कौन से तर्क दे रहे हैं वो? नंबर 1, कि मानव व्यवहार के बारे में निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं होती। मानव का जो व्यवहार है वो निश्चित रहे, उसके बारे में कोई स्टिक भविष्यवाणी है वो नहीं कर सकते, क्योंकि मानव का व्यवहार बड़ा अनिश्चित है, तीव्र गति से परिवर्तनशील होता है और स्वतंत्र भी है। ये तर्क भी इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि मानव की स्वतंत्र इच्छा होते हुए भी उसमें कुछ आधारभूत प्रवृत्तियां होती हैं। दूसरा, कभी कभी ये तर्क भी दिया जाता है कि अर्थशास्त्र में जिन आंकड़ों पर तथ्य और डिसीजन आधारित होते हैं वे आंकड़े बदल भी सकते हैं, इट मे बी चेंजेबल। तीसरा, आर्थिक नियम में परिमाणात्मक नहीं होते। इसका मुख्य कारण यह है कि विज्ञान की भांति अर्थशास्त्र में पूर्ण मापदंड का अभाव है। पूर्ण मापदंड का अभाव है, एक स्टिक मेजरमेंट नहीं हो सकता। तो ये कुछ एक 2-3 कारण हैं जिनके आधार पर कुछ जो विद्वान हैं वो इकोनॉमिक्स को साइंस होने से मना करते हैं। तो हमने देखा कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, इस बारे में हम बात कर रहे थे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।